नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, परवीन स्टडी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे ऊष्मा और गतिकी से जो शेष प्रश्न बच गए थे उसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। एक एक प्रश्न के बारे में, कौन सा प्रश्न किस एग्जाम में आए हुए हैं, हर एक प्रश्न के नीचे आपको कुछ ना कुछ दिया हुआ है, किस वर्ष आए हैं, किस एग्जाम में आए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी हम लोग साइंस सीरीज चल रहे हैं और साइंस सीरीज में फिजिक्स का पोर्शन लेकर के चल रहे हैं और फिजिक्स में भी ऊष्मा और गतिकी, इससे पहले कई सारे चैप्टर का वीडियोज आपको एक एक करके दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास वीडियोज है। यदि आप उन वीडियोज को नहीं देखे तो जाकर जरूर देखिए। चलिए मेरे प्यारे साथियों, शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। और यहाँ पर पहला प्रश्न है, कहता है कि 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, यदि आप देखें तो इस तरह के प्रश्न को हमने बताया भी है पहले, और भी एक प्रश्न लेकर के आपके जो अंदर थोड़ी बहुत कमियां उसको दूर करने का एक प्रयास है। तो चलिए इसको बनाते हैं कि 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में कितना होगा। तो हमने इसके लिए एक रिलेशन आपको बताया था कि C/100 बराबर होता है F-32, कितना, F-32/180 बराबर K माइनस, यहाँ बराबर है K-273/100, ये बताए थे। तो एक कब फॉर्मूला लगेगा, जब इन तीनों में से कोई दो दिया रहेगा, एक ज्ञात है तो दूसरा ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को हम लोग यदि कहें कि फ़ारेनहाइट में मान दिया हुआ है, मतलब F का मान दिया हुआ है 50 डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है ना, सॉरी एक मिनट, दिया हुआ है सेल्सियस में मान दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर C का मान दिया हुआ है 50 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो फ़ारेनहाइट में इसका मान कितना होगा, वाट पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे, तो हम लोग एक रिलेशन जानते हैं कि C/100 बराबर होता है F-32/180 डिग्री, ठीक है। अब इसको करेंगे कैसे, तो यहाँ पर सेल्सियस का मान दे दिया है 50, तो 50 बटा हम लिखेंगे 50 बटा कितना, 50/100 माइनस F माइनस बराबर F-32/180 डिग्री, ठीक है। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यदि करें कि 50 दूना 100, 90 दूना 180, ठीक है। तो 90 दूना 180 हो जाएगा, यहाँ पर 90 आ गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ एक बच गया, तो 90 × 1 90 हो गया। तो F-32 बराबर हो गया, F-32 बराबर 90, तो F बराबर हो जाएगा 90 + 32। इसका मतलब हुआ कि 122 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। फ़ारेनहाइट में सेल्सियस 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में 112 डिग्री फ़ारेनहाइट, 112 ना 32, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। तो चलिए इस रिलेशन को आप याद जरूर रखिए कि C/100 मतलब सेल्सियस में मान बराबर F-32/180 डिग्री और K माइनस बराबर K-273 बटा कितना हो जाएगा 100। यदि इस रिलेशन को आप याद रखते हैं तो इस तरह के जितने भी सारे प्रश्न आएंगे उन सारे प्रश्न को आप हल कर देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है कि जब किसी बोतल में, ये देखिए UPPCS प्री 1995 का प्रश्न है। कहता है कि जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाता है, क्योंकि क्या कारण है कि बोतल टूट जाता है। पानी जमने पर फैलता है, बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर से ज़्यादा होता है, पानी गर्म करने पर फैलता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों कि मतलब जब हम पानी को बर्फ बनाएंगे, मतलब जब पानी जमता है तो आयतन में वृद्धि होती है, किस में, वॉल्यूम में, मतलब आयतन में उसका वृद्धि होता है और घनत्व घटता है। आयतन बढ़ेगा और घनत्व घटेगा। तो जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसमें जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाता है। इसका कारण क्या है कि पानी जमने पर फैलता है, मतलब उसके आयतन में वृद्धि होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है यहां पर दिया हुआ है, थोड़ा और छोटा कर लीजिए, हाँ,
दिया हुआ है यूपीपीसीएस प्री 2021 का प्रश्न है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में ज्यादा सूरज की रोशनी परावर्तित करता है? कौन है? ये है रेत रेगिस्तान, धान की खेत की भूमि, रेत का रेगिस्तान या धान की खेत की भूमि, ताजा बर्फ से ढकी हुई भूमि, या प्रेरी भूमि जिसको कहते हैं समशीतोष्ण। तो कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा कि सूरज की रोशनी परावर्तित करेगी, मतलब जो सूर्य से प्रकाश की किरणें जो पृथ्वी सतह पर आती है, तो सबसे ज़्यादा जो परावर्तित करने का काम करेगा वो ताज़ा बर्फ से ढकी हुई भूमि। क्यों? क्योंकि ताज़ा बर्फ से ढकी हुई भूमि जो है 80 से 85% प्रतिशत तक सूरज की रोशनी को परावर्तित कर देता है। कितना? 80 से 85% तक। उसके बाद यदि रेत के रेगिस्तान की बात करें तो ये 30 से 40% जो है सूरज के प्रकाश को परावर्तित कर देता है, और प्रेरी भूमि जो है 20 से 25%। कौन? प्रेरी भूमि मतलब समशीतोष्ण भूमि जो है 20 से 25% सूर्य की ऊष्मा को परावर्तित करता है, जबकि धान की बात करें तो सबसे कम 10 से 20% तक की ऊष्मा को परावर्तित करता है। इसीलिए आप देखे होंगे कि जब धान के खेत के मतलब मेड़ पर जाएंगे आप, तो बहुत ज़्यादा उस समय गर्मी आपको फील होगी, क्योंकि सूर्य से आने वाली जितनी भी प्रकाश किरणें हैं या ऊष्मा है, उसको बहुत ज़्यादा मतलब 80 से लेकर के 90 तक प्रतिशत की मात्रा को अवशोषित कर लेता है। चलिए और भी यदि जाने तो ये ऐसा क्यों करता है? 80 से 85% परावर्तित क्यों करता है ताज़ा बर्फ से ढकी हुई भूमि? तो इसका कारण है कि वैज्ञानिकों ने सतहों द्वारा प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता को अल्बिडो नाम दिया था। क्या नाम दिया था? अल्बिडो। अल्बिडो याद रखिएगा, है ना, अल्बिडो नाम दिया था। लैटिन भाषा में अल्बिडो का अर्थ होता है सफेदी। लैटिन भाषा में अल्बिडो का क्या अर्थ होता है? सफेदी होता है। अल्बिडो का अर्थ सफेदी होगा। इससे यह पता चलता है कि कोई सतह कितनी सफेद, मतलब अल्बिडो से यह पता चलता है कि कोई भी सतह जो है कितना सफेद या उजला है ना। और बर्फ का अल्बिडो जो होता है हाई होता है, उच्च होता है। क्या होता है? बर्फ का अल्बिडो जो होता है हाई होता है। और अल्बिडो का अर्थ क्या होता है? अभी हम लोग सीखे कि अल्बिडो का अर्थ होता है सफेदी, है ना, मतलब वाइटनेस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास प्रश्न है, 2021 में है, ताजा प्रश्न है कि ताजा बर्फ से ढकी हुई भूमि जो होगा सूरज की किरणों, सूरज की रोशनी को सबसे ज्यादा परावर्तित करेगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला दिया हुआ है कि जब पानी को जब पानी को 0 से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होगा? आयतन क्या होगा? कितना से? IAS प्री 2001 का प्रश्न है, मतलब भारत का सबसे टॉप मोस्ट लेवल का एग्जाम, उसमें पूछा गया है कि जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन क्या होगा? पहले घटेगा और तब बढ़ेगा। ऐसा होता है क्या? तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए हम एक आपको डाटा लेकर तैयार करते हैं। हमने पिछले वीडियो में लगभग मुझे याद है कि इस तरह के प्रश्न को हमने बताने का प्रयास किया था। चलिए यहाँ पर भी एक लेते हैं, समझने का प्रयास करिएगा, एकदम आसानी से समझ जाएंगे हम लोग। यहाँ पर टेम्परेचर ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और भी 10 तक है, 0 से 10 तक गर्म किया है। 7 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 और ले लेते हैं और यहाँ पर हो गया 10। जब इसको हम ऐसे खींचते हैं, ऐसे देखिए, ऐसे खींचे, ये देखिए, ये हो गया, पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा। कैसे? तो देखिए 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व जो होता है अधिकतम होता है, लेकिन आयतन न्यूनतम होता है। याद रखिएगा कि 4 डिग्री 1 2 3 4, यहाँ पर यदि इसको हम करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कम तो यहाँ पर दिखेगा। और थोड़ा सा हम 1 मिनट आप रुक लीजिए, बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको इसको समझाने का प्रयास करते हैं कि आज के बाद जो है आपके अंदर यदि कन्फ्यूजन किसी तरह का है तो नहीं रह पाएगा। 1 2 3 4 5 बराबर बराबर जगह बराबर स्थान पर लिया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ये 10 हो गया। यदि हम इसको कहें एक डायग्राम बनाएं, डायग्राम के माध्यम से यदि इस प्रश्न को समझने का प्रयास करें तो देखिए इसका डायग्राम ऐसे होगा, ठीक है, 1 2 3 4। अरे यार ए हो गया 10। यदि इसको और मिला दें हम, देखिए अब इसको समझेंगे। 0 से हम लोग क्या किया है कि यदि हम इसको देखें तो 0 से 10 डिग्री तक गर्म करता है पहले। तो अब देखिए क्या होगा, 0 से 10 डिग्री आप करिए तो यहां पर यदि हम 0 ले लें, ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2 3 10 हो गया, ये 7 है, याद रखिएगा। अब देखिए जब 0 से 10 डिग्री हम लोग करते हैं, देखिए 10 डिग्री तक लिए हैं और 0 से 10 डिग्री हम यदि करें इसको तो क्या होगा, तो यहां पर देखिए 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम और आयतन न्यूनतम होता है। ये आयतन का डायग्राम है, घनत्व अधिकतम, यहां पर आयतन। तो क्या होगा, यहां पर देखिए 0 से हम लोग 4 की ओर बढ़ते हैं तो देखिए घटते जाता है। यहां से देखिए ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम की लंबाई जो है घटते जा रहा है और 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे न्यूनतम हो गया। फिर यदि यहां से देखें तो ये आगे की ओर बढ़ते जा रहा है और धीरे धीरे ये देखिए बढ़ते जा रहा है। तो पहले क्या हुआ, पहले घटेगा और तब फिर बढ़ेगा, है कि नहीं। देखिए ये डायग्राम, पहले डायग्राम की लाइनें जो है पहले घटते जा रही है और फिर इसके बाद ये बड़ा होते चला जा रहा है, बड़ा होते चला जा रहा है और कहां तक जाएगा ये पता नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, इस डायग्राम से मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि जब हम पानी को 0 से 10 डिग्री तक गर्म करेंगे तो इसका आयतन पहले घटेगा। क्या होगा, इसका आयतन पहले घटेगा और तब बढ़ेगा। चलिए यदि हम इसी की बात करें, घनत्व की बात, तो घनत्व में याद रखिएगा कि 4 डिग्री सी पर पानी का घनत्व जो होता है अधिकतम होता है। देखिए ये डायग्राम, ये लाइनें जो है कि सबसे लंबी होगी, इधर भी देखिएगा इधर छोटा होते चला जाता है ना। 4 से जब 0 की ओर जाएंगे तो घटेगा घनत्व और 4 से जब आगे की ओर जाएंगे तभी घटेगा, है ना। लेकिन क्या होगा, जब 0 से 4 की ओर जाएंगे तो पानी का घनत्व बढ़ते जाएगा और 4 से जब घटते जाएंगे तो फिर घटते जाएगा। तो याद रखिएगा ये घनत्व का डायग्राम था। आयतन का डायग्राम हम लोग ऐसे सीखे। तो जब पानी को 0 से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन पहले घटता है और तब बढ़ता है। चलिए थैंक यू, हमको समझ में, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। कहता है कि शीत प्रकोष्ठ, यहां पर दिया हुआ है कि शीत प्रकोष्ठ, यूपीपीसीएस प्री 2021 का प्रश्न है। कहता है शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है क्योंकि, मतलब कि देखे होंगे जब किसी फल को या सब्जी को जब कोल्ड स्टोर में रखा जाता है, रख दिया जाता है तो वो सालों भर, मतलब पूरे वर्ष भर चलता है, पूरे वर्ष भर चलेगा, खराब नहीं होगा। ऐसा क्या कारण है? तो मेरे प्यारे साथियों, आपको इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी होगी कि कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा। पहले ये देख लेते हैं। सूर्य के प्रकाश का संसर्ग मना होता है, वातावरण में बढ़ती CO2 सांद्रता, श्वसन दर का ह्रास और आर्द्रता का बढ़ना। तो पहले जानिए कि देखिए एक एग्जाम्पल याद रखिए कि जब आप भिंडी को पेड़ से तोड़ लीजिए, किसको, भिंडी को यदि आप पेड़ से तोड़ लेते हैं और उसे 1-2 दिन तक छोड़ देते हैं तो फिर वो अपना जो है मतलब प्रतिक्रिया करते रहता है
और क्या करते रहता है, इसका मतलब है कि वो जुबाते जाता है। जुबाते मतलब एक खींचा होता है, एक मतलब कड़ा होता है ज़्यादा, तो वो बढ़ते जाता है। मतलब क्या हुआ, ऐसा क्या क्यों हुआ, क्योंकि जो पौधे होते हैं, जो फल होते हैं या सब्जियां होते हैं, तोड़ने के बाद भी श्वसन करते रहता है, ठीक है। लेकिन कोल्ड स्टोरेज में जो हम लोग बनाते हैं, देखिएगा उसमें किसी भी तरफ से कोई छिद्र नहीं होता है। एक आध छिद्र यदि यहाँ से दे दिया जाए तो वो अलग चीज़ है, तो उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है और ऑक्सीजन की कमी के कारण वो श्वसन दर कम करता है। मतलब कि जब हम किसी फल या सब्जी को तोड़ते हैं तो वो अपना श्वसन जारी रखता है, लेकिन जैसे ही हम उसको फ्रिज में रख दें या कोल्ड स्टोरेज में रख दें तो वहां पर ऑक्सीजन की कमी होने के कारण वो अपना श्वसन, उसका श्वसन दर क्या होता है, घटते चला जाता है। यही कारण है कि शीत प्रकोष्ठ में भंडारण जो की जाती है वस्तुएं, उसका जीवन जो होता है सबसे लंबा होता है ना। मतलब यह सर्वविदित है कि फसल कटाई के बाद ही फल या सब्जियां जो है या फसल जो है श्वसन करता है। क्या करता है, श्वसन करता है, याद रखिएगा, फसल कटाई के बाद भी, और ऑक्सीजन का उपयोग करते रहता है। श्वसन की दर जितनी अधिक होती है, फलों के पकने एवं उसके क्षय होने की दर उतनी ही अधिक होती है। क्या मतलब, फलों के पकने एवं उनके क्षय होने की दर, मतलब सड़ने गलने की दर उतनी ही अधिक होती है। कब, जब श्वसन दर जितना ही अधिक होगा। जैसे किसी फल को या सब्जी को आप फ्रिज से बाहर रखिए और किसी को फ्रिज में रख दीजिए, तो फ्रिज से बाहर जो सब्जियां हैं या फल हैं वो जल्दी खराब हो जाएंगे, क्योंकि उसको श्वसन करने के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल रहा है। जबकि फ्रिज में रखे हुए हैं उसे जो है पर्याप्त मात्रा में श्वसन करने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, इसलिए श्वसन दर में उसका ह्रास हो रहा है और वो खराब होने से बच जाता है। यदि आप देहात से बिलोंग करते होंगे तो देखते होंगे कि जो हम लोग गेहूं या चावल को या खेसारी मसूर जो भी है, खेसारी मसूर को, चना को हम जब गर्मी के मौसम में सुखा देते हैं और सुखाने के बाद जब उसका भंडारण करते हैं तो देखिएगा जिस चीज में हम लोग भंडारण करते हैं उसके मुंह को पूरा पैक कर देते हैं, है ना। कोठी होता है, ऐसे कोठी बनाया जाता है मिट्टी का, और उसी में हम लोग इस कोठी में ऐसे रखते हैं, यहां से डालते हैं और इसको फिर पैक कर देते हैं ताकि वो श्वसन न कर पाए। तो समझ गए होंगे, मुझे पूर्ण उम्मीद है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कहता है कि हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने से क्या होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको पता होना चाहिए कि गुब्बारे के आमाप में कमी आएगी। ये होगा क्या, गुब्बारा का चपटा होकर चक्रिका प्रकार के आकार में आ जाएगा। ये होगा क्या, गुब्बारे के आमाप में वृद्धि होगी, या गुब्बारे के आमाप व आकार पहले के समान ही रहेगा। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा कि जब हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है तो गुब्बारे के आमाप में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है। क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। कैसे, जब हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा जब पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने से वायु का घनत्व कम हो जाता है। क्या हो जाएगा, वायु का घनत्व जो होगा कम होगा, और घनत्व कम होने के कारण ये अपने जो है आकार में वृद्धि कर लेगा, है ना, और आसमान में जाकर के वो गुब्बारा फूट जाता है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है, कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा, ऑप्शन दिया हुआ है कि तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। क्या सही है, हाँ बिल्कुल सही है कि तापमान बढ़ेगी तो ध्वनि का वेग क्या होगा, बढ़ेगा। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता, बिल्कुल वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है। चाहे आप कितनों दाब डाल दीजिए, जो हमारी आवाजें निकलेगी, है ना, उतनी ही तीव्र गति से निकलेगी। फिर कहता है नेक्स्ट, आर्द्रता बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। बिल्कुल ये ऐसा है नहीं, आर्द्रता बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम नहीं बढ़ जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब मुझे लग रहा है कि ऑप्शन नंबर सी होगा। और भी देख लेते हैं डी, आयाम तथा आवृत्ति में परिवर्तन से वायु में ध्वनि के वेग प्रभावित नहीं होते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, मतलब ए बी
और डी ये तीनों सही है, जबकि सी कथन जो है गलत है। आर्द्रता बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, ऐसा नहीं। आर्द्रता बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, ये तो बचा हुआ था मेरे प्यारे साथियों ऊष्मा और ऊष्मा गतिकी से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न, जिसको हमने लेकर आकर आज सेकेंड वीडियोज में खत्म किया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तरंग गति के बारे में, क्या होता है वेव के बारे में जानेंगे, कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा वेव कहाँ काम करता है, इन सारे के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए, यदि आप चैनल पर नए हैं मेरे प्यारे साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और दोस्तों को शेयर करना न भूलिए। चलिए, आज मेरे प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।